वेलकम हमारे क्रैश कोर्स में ऑफ यूपीपीसीएस 2024। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड डे है। थर्ड डे में 2 दिन का गैप हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसके बाद रेगुलर करेंगे। बीच में आफ्टर एवरी 1 वीक 1 दिन का हो सकता है आपको गैप मिले। ठीक है, आई होप अपने जितना भी डे 1 डे 2 में किया था सारा रिवाइज करके प्रॉपर तरीके से कर लिया गया है। तो आज डे 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ऑलरेडी पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पॉलिटी के नोट्स आप बना चुके होंगे। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे, तो उसका भी आप लोग नोट्स बना लीजिए और रेगुलर रिवीजन कंटिन्यू करिए। हमारा वीडियो देखिए और साथ ही साथ आप लोग अपना जो प्रिपरेशन, जो भी स्ट्रेटेजी आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए। दिन में केवल 2 घंटा हमें देना है, इससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर नोट बनाइए और प्रॉपर रिविजन करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज करंट अफेयर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, which would be your second subject after polity. ठीक है, let's start. अब पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक। तो सबसे पहले हमने कुछ बुक्सों के बारे में बात की है, जैसे कि 2 पलकों की छांव में किसने लिखा था, तो डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखा था। उसके बाद 3 बुक्स को इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। कहाँ किया था? तुलसी पीठ चित्रकूट में। उनका नाम था अष्टाध्यायी भाष्य, रामचंद्र चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला। ये 3 किताबें हैं जो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? चित्रकूट, तुलसी पीठ चित्रकूट में। अगला है बुक ऑफ माई लाइफ, डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये लिखा था विवेक अग्निहोत्री, जो एक डायरेक्टर भी है, उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने वही कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं। और अगला है रिवर्स स्विंग, कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, किसने लिखा? अशोक टंडन ने। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड, ये एक क्लास 12 की स्टूडेंट है, कायरा जैन, उन्होंने लिखा। और ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एक्चुअली डिफरेंट क्लासेस में सीबीएसई के। तो ये कायरा जैन है। उसके बाद चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, तो यहाँ पे प्राण कॉमिक्स और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये एक कॉमिक बुक लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम मेमोयर्स नेवर डाई, तो उनकी नीस है नजीमा मराइकार और वाईएस रंजन, एक इसरो साइंटिस्ट है, साथ में उनके काम किया होगा, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट, थ्रू द ब्रोकन ग्रास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? टीएन सेशन, बहुत काफी फेमस चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने ये लिखा है। अगला है एज द व्हील टर्न्स, ये लिखा है रंजीत प्रताप जी ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ रायला कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कृष्णा, मलयालम में किताब लिखी गई है द सेवेंथ सेंस बाई देवाशीष चटर्जी, डायरेक्टर ऑफ आईआईएम कोझिकोड। आईआईएम कोझिकोड के डायरेक्टर ने लिखी है मलयालम में ये किताब। तो नेक्स्ट है माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, जो लिखा है सुधा पाई और सज्जन कुमार ने। सुधा पाई और सज्जन कुमार, एसपीएस की। इंडियाज राइजिंग, मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, ये लिखा है आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने। नेक्स्ट एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये लिखा है रामचंद्र मूर्ति कोंडू बाटला। अगला है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया टू इमरजेंसी, लिखा है ए के भट्टाचार्य ने, जो एक जर्नलिस्ट हैं। और रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड, ये लिखा है डॉक्टर विजय दारदा ने। पावर ऑफ वन थॉट, मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ, ये लिखा है बीके शिवानी ने। फर्स्ट डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिलीज किया था उस समय लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, तो उन्होंने लिखा था डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज किया था। गट्स अमिड्स्ट ब्लडबाथ, द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव, ये लिखा था आदित्य भूषण ने। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये लिखा था के शैलजा ने। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये लिखा है शशि शेखर वेम्पाती ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये लिखा था अमिताभ कांत ने। फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, फ्रॉम टाइबर हिंटलैंड्स टू रायसीना, ये लिखा है नारायण वघुल ने। स्मोक एंड एशेस, राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज, ये लिखा है अमिताभ घोष ने।
ठीक है। गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। वॉर एंड वुमेन ये लिखा है डॉक्टर M.A. हसन। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो ये लिखा है बोरिया मजुमदार ने। तो ये कुछ बुक्स एंड ऑथर्स है, हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं अभी। तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क पार्क है। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क नहीं है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क पार्क। तो ये आपका एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी MP में, आपको पता होगा, जहां पे ये बनाया गया पंचमढ़ी में। दिसंबर 2023 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइज टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरमीडिएट एडवाइजरी एड्रेसेस कंसर्न अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन पावर्ड बाय AI स्पेशली डीप फेक। पे डीप फेक्स वगैरह का चलन हो गया है। डीप फेक में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का फेस चेंज करके किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा लगने लगता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो डीप फेक है। तो ये काफी ज्यादा घातक हो सकती है और एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि अपने जितने भी डीप फेक्स अगर है उनको हटा लीजिए। फिर आता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नोन एज भारत NCX 2023। तो ये किसने कराया था? इट वॉज कंक्लूडेड बाई NSCS यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इन पार्टनरशिप विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो दो लोगों के नाम याद रखना है हमको। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर कराया था भारत NCX। कहां कराया था? एट द स्कोप कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। स्कोप कन्वेंशन सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहां पे करवाया था। तो आई गेस ये याद रहेगा। रक्षा यूनिवर्सिटी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने कराया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक फिश जैसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। ये है अरेबियन स्पैरो सीयर फिश और रसल स्पॉटेड सीयर फिश। ये दोनों एक सीयर फिश के प्रकार है, एक तो अरेबियन स्पैरो और दूसरा रसल स्पॉटेड। तो ये दोनों पाए गए कहां पाए गए, किसके द्वारा पाए गए? तो ICAR इन रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड। तो ICAR का ही एक है सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये दो सीयर फिशेस डिस्कवर किए। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आया, किसने इसको डिस्कवर किया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्या डिस्कवर किया। तो ये पता होना चाहिए, सीयर फिश के दो प्रकार आपका डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट, आपका IIT रोपड़ ने एक रेयर मेटल है टेल्टेटम, यहाँ आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक रेयर मेटल है। ये इनको कहां मिला? रोपड़ हमें पता है पंजाब में, पंजाब से बहती है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी के सैंड में पाया गया आपका टेल्टेटम। तो द डिस्कवरी वाज मेड बाय अ टीम लेड बाय डॉक्टर रश्मि सदाशके नाम की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया टेल्टेटम का, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आइटम पे आ जाता है। तो एक शेंजू 17 एक मिशन है शेंजू 17, जिस मिशन लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा जिनजुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना में है, जो उससे लॉन्च किया गया। तो ये है यंगेस्ट क्रू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, मतलब इन तीनों का जो एवरेज एज है वो 38 का है, और ये चाइना का सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट का क्रू है जो कि भेजा गया आपका स्पेस में। तो ये है आपका शेंजू 17 मिशन। नेक्स्ट, शेंजू 17 मिशन के बाद नासा का मिशन आ जाता है। तो देखिए फोटो में दिख रहा होगा, धीरे धीरे इसका जो इंक्लिनेशन है सैटर्न का वो कम होता जा रहा है, और एक समय पे ऐसा आ जाएगा बिल्कुल पतला डिस्क, और एक समय पे ऐसा आएगा कि ये दिखना ही बंद हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसका जो विजिबिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन बदल रहा है। तो एक समय उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक इनविजिबल हो जाएगा, और इनविजिबल हो जाएगा, कुछ समय बाद फिर विजिबल होने लग जाएगा। तो उसके बाद फुल विजिबिलिटी इसकी आएगी तो 2030 को, और 2025 मार्च को ये पूरा इनविजिबल हो जाएगा, ऐसा नासा ने कहा है, ठीक है। रिंग्स ऑफ सैटर्न के रिंग्स, ठीक है। ये न्यूज क्लियर हुआ। अगला न्यूज,
न्यू स्पीशीज ऑफ मशरूम, मशरूम का एक नया स्पीशीज कैंडलोमाइसिस एल्बोस्क्वामस, कैंडलोमाइसिस एल्बोस्क्वामस एक मशरूम का स्पीशीज है जिसको डिस्कवर किया गया कहां पे, वेस्टर्न घाट्स में। तो किसने डिस्कवर किया? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, JNTBGRI, केरला में। तो एक मशरूम डिस्कवर हुआ है केरला में बाई JNTBGRI जिसका नाम है कैंडेलोमाइसिस एल्बोस्क्वामस। तो अगर आपको ये नाम कहीं देखने को मिले तो आप समझ जाइए ये एक मशरूम का प्रकार है, ये एक मशरूम है, ठीक है, जो कि केरला में मिला है। तो नेक्स्ट न्यूज आइटम पे आते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो अर्थ है उसका एक कोर होता है, एक मेंटल होता है और उसके ऊपर क्रस्ट होता है, ठीक है, उसके डिटेलिंग में नहीं जाते। तो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, उस कोर के बाहर बिल्कुल, ये मान लीजिए कोर है, तो इसके आउटर सरफेस पर एक नया इन्होंने लेयर ढूंढा जिसका नाम बताया इन्होंने ई प्राइम लेयर। कहां पर मिला इनको? अर्थ के कोर और मेंटल के बाउंड्री में। कोर इसके बाहर होता है मेंटल, तो इसी के बाउंड्री में इनको एक ऐसा लेयर मिलता है, ठीक है। लेयर क्यों मिला? क्योंकि वाटर जो है पेनिट्रेट किया बिल्कुल डीप इनटू द प्लैनेट, प्लैनेट के बिल्कुल सेंटर में वाटर पेनिट्रेट कर जाता है, जिसके वजह से जो लिक्विड कोर है उसका जो आउटर मोस्ट रीजन का जो कंपोजिशन है चेंज हो जाता है, देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन। तो ढूंढा किसने? एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है डैन शिम, तो इन्होंने ढूंढा एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग। ये जो मेंढक आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं म्यूजिक फ्रॉग। इनको कहां मिला? ये नामदफा कामलांग लैंडस्केप है। तो एलिफेंट लैंडस्केप हम लोग जानते हैं 10 एलिफेंट लैंडस्केप है, उनमें से एक एलिफेंट लैंडस्केप आपका नामदफा कामलांग लैंडस्केप है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो नई स्पीशीज है इनको नाम दिया गया निधिराना नोआडिलिंग, नोआडिहिंग, ठीक है, नोआडिहिंग, निधिराना नोआडिहिंग। तो निधिराना वर्ड भी यूज कर सकता है आपके क्वेश्चन में। तो निधिराना क्या है? निधिराना एक प्रकार का फ्रॉग है, और नाओडिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, ठीक है, तो म्यूजिक फ्रॉग बोलते हैं। कहां मिला? नामदफा कामलांग लैंडस्केप में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि ड्रोन्स बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो गरुड़ा एरोस्पेस है जिनको DGCA के अप्रूवल मिला है फॉर टाइप सर्टिफिकेशन एंड पायलट ट्रेनिंग, ठीक है। इनको बोला गया मेड इन इंडिया किसान ड्रोन्स बनाने का काम करेंगे, ठीक है। टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग, ठीक है, ये गरुड़ा एयरफोर्स को मिला है। इससे पहले काफी लोगों को और मिला हुआ, जैसे थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स, तो उनको मिला है डिफेंस इंडस्ट्री में बनाने के लिए ड्रोन्स। उस तरह से फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस, इनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल का सर्टिफिकेशन मिला है। उसके बाद एस्पीरिया एरोस्पेस, जनरल एरोनॉटिक्स और दक्षा अनमैन्ड सिस्टम, तो इन सबको भी मिला है सर्टिफिकेशन ड्रोन बनाने का। तो इसमें हमें थ्रॉटल याद रखना है, थ्रॉटल एरोस्पेस यहाँ याद रखना है, और गरुड़ा मोस्टली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। Amazon dedicates team to train ambitious AI मॉडल। अरे जैसे अभी चैट GPT आया है, उसी तरीके से जो आपका Amazon है उन्होंने कहा कि ओलंपस नाम का एक AI मॉडल बनाएंगे। तो इसकी ट्रेनिंग चालू कर दी है, एंड इट विल बी ट्रेन्ड, इट हैज 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स। तो 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स में ये जो ओलंपस मॉडल है ये ट्रेन होगा। किसका है? अमेजन का, ठीक है। और अभी चैट जीपीटी में 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स ही है, तो ऑब्वियसली उससे बेटर बनाने का बात सोच रहे हैं अमेजन वाले, ठीक है। ओलंपस नाम याद रखिए, अमेजन का एआई मॉडल है। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अप्रूव किया है सबसे पहला इंडिजिनसली इंडिया में बना हुआ AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर। ये AC कनेक्टर भी है और DC कनेक्टर भी है। तो ऐसा कनेक्टर बनाया गया है फॉर लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद एक फिश की बात है। इससे पहले हमने फिश का एक और न्यूज पढ़ा था, सियर, और ये है मिलाक रिवर, नागालैंड में बहती है,
उसमें एक फिश मिला है बादिस लीमाकुमी, बादिस लीमाकुमी, जिसको कैमेलियन फिश भी बोला गया है। मिलाक रिवर नागालैंड में पाया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइटम पे आता है। ठीक है, पहला यूपीआई एटीएम कहाँ अनवील हुआ? ये देखिए यूपीआई एटीएम है ये। यूपीआई के थ्रू आप पैसे निकाल सकते हैं। ये किसने इसको बनाया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज, एक जापान की कंपनी है, और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। तो हिताची और एनपीसीआई ने मिलकर ये पहला यूपीआई एटीएम बनाया है। कहां पे? मुंबई में। तो आपको मुंबई पता होना चाहिए, पहला यूपीआई एटीएम। उसके बाद किसने बनाया? हिताची और एनपीसीआई पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक स्पेनिश कंपनी है जिसका नाम है पीएलडी स्पेस। स्पेनिश कंपनी है जिसका नाम है पीएलडी स्पेस। उन्होंने बनाया है मीयूरा रॉकेट, मेकिंग इट्स फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च इन यूरोप। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना है? पहली बात, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला यूरोप का प्राइवेट रॉकेट, किसी गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, तो वो है मीयूरा 1। ठीक है, मीयूरा 1 याद रहेगा। और कंपनी का नाम पूछे तो पीएलडी स्पेस, कौन से कंट्री का कंपनी है? स्पेन का। तो ये कुछ बातें आपको इस न्यूज में याद रखनी है। नेक्स्ट, द नूर 3 सैटेलाइट है। आपसे पूछेंगे कौन से कंट्री का है, आप कहेंगे ईरान का है। ठीक है, इट इज लॉन्च बाय 3 स्टेज केस्ड और मैसेंजर कैरियर। ठीक है, ये नूर 3 जो है ईरान का तीसरा मिलिट्री सैटेलाइट है। तो बेसिकली आपको नूर 3 याद रखना है, कौन से कंट्री का है ये याद रखना है। ये मेन चीज है जो याद रखनी है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग। तो तेलापिया एक तेलापिया एक मच्छी है। तो उसी मच्छी के अंदर तेलापिया पार्वो वायरस TIPV एक पैथोजन मिलता है, एक वायरस है TIPV जो तेलापिया मच्छी में मिलता है। ठीक है, तो इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है और सबसे पहली बार ये चाइना में रिपोर्ट किया गया 2019 में। उसके बाद थाईलैंड में भी ये पाया गया ये वायरस 2021 में। और अभी दुख की बात यह है कि तीसरा कंट्री बना है इंडिया जहां पे ये वायरस मिला है आपका मच्छी के अंदर। तो मच्छी खाने वाले सावधान रहिए। ठीक है, तो ये इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री जहां पे कौन सा वायरस मिला है? तेलापिया पैरो वायरस। सबसे पहले कहां मिला था? चाइना में। क्या है ये? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद नोकिया ने एक 6G लैब बनाया है 6G के ऊपर रिसर्च करने के लिए। कहां बनाया? ग्लोबल R&D सेंटर बैंगलोर में। और इसको इनॉग्रेट किया IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। तो यहां पे क्या सवाल होते हैं भाई? नोकिया ने अपना जो 6G लैब है कहां बनाया? बैंगलोर में बनाया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली 6G लैब सेटअप करने वाला कौन सा कंपनी है? तो वो नोकिया है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, अब अमेजन काफी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। अभी हम अमेजन का एक और न्यूज देखा था इससे पहले। अभी ये कह रहे हैं इंटरनेट नेटवर्क बना रहे हैं। तो उन्होंने 2 सैटेलाइट भेजा। तो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट अमेजन प्रोवाइड करेगी और इसको नाम दिया है प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कुइपियर। किस लिए? ये फास्ट इंटरनेट कनेक्शन टू कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। फास्ट इंटरनेट कनेक्शन देगी। अभी इंटरनेट कनेक्शन तो केबल से होता है, तो लेकिन ये सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्शन देना चाहती है। तो एटलस 5 रॉकेट है बाई यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्या याद रखनी है? आपसे बोले प्रोजेक्ट कुइपियर क्या है, तो पता होना चाहिए कि भाई फास्ट इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रोजेक्ट कुइपियर में किसका है? तो अमेजन का है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम लोग को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये है जायंट अंडर वाटर टेलीस्कोप है ये। ठीक है, ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसका शॉर्ट फॉर्म किया है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट एक टेलीस्कोप है। कैसा टेलीस्कोप है? अंडर वाटर टेलीस्कोप है, पानी के अंदर का टेलीस्कोप है। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिटेक्टर ऑफ गोस्ट पार्टिकल। न्यूट्रिनो को बोलते हैं गोस्ट पार्टिकल, इसको डिटेक्ट करता है। तो ये वाला टेलीस्कोप कहां पर है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनाया है। किसने बनाया है? चाइना में बनाया है। चाइना ने ये बनाया है। ठीक है, ये नहीं मेंशन हुआ, ये आपका चाइना ने बनाया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD1।
तो ये एक अबोट मिशन है, अबोट मतलब बाहर निकलने का एक मिशन है, जो गगनयान प्रोग्राम है ISRO का, उसने आपका टेस्ट व्हीकल अबोट मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में किया, कंप्लीट किया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अबोट मिशन 1 है ये किससे रिलेटेड है, आप कहेंगे गगनयान प्रोग्राम से रिलेटेड है। गगनयान प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, इसरो का प्रोग्राम है, ये तो बहुत इजी है, नहीं पूछेगा। लेकिन अबोट मिशन PVD1 मिशन किससे रिलेटेड है, कौन से प्रोग्राम ऑफ इसरो से रिलेटेड है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, गगनयान पता होना चाहिए। कहां पे हुआ था? श्रीहरिकोटा में हुआ था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, पहला अरब एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड 6 मंथ्स इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीना बिताने वाले, सबसे पहले 6 महीना बिताने वाले नहीं, सबसे पहले अरब एस्ट्रोनॉट कौन है? तो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाते हैं, उनका नाम है सुल्तान अल नियादी। तो सुल्तान अल नियादी यहाँ पे आप एक पिक्चर में देख रहे होंगे, तो ये पहले अरब एस्ट्रोनॉट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, 6 महीना रह के आए। और इनका मिशन का क्या नाम था? क्रू 6 मिशन। क्रू 6 मिशन किसने भेजा था? स्पेस एक्स का मिशन है ये। तो इन्होंने इंटरनेशनल योगा डे पे पद्मासन किया था इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, ठीक है। तो 2 सवाल हो गए भाई, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में योगा डे सेलिब्रेट करने वाले साइंटिस्ट कौन है भाई? तो सुल्तान अल नियादी, और साथ ही में सबसे पहले अरब एस्ट्रोनॉट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रह के आए। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट आपका है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और लिव क्विक ने एक OTG रिंग बनाया है, इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल रिंग। देख रहे हैं ना, फोटो में आपको दिख रहा होगा, रिंग है, हाथ में पहन सकते हैं आप, हाथ में पहन सकते हैं, जब मर्जी पेमेंट कर दीजिए इससे। तो ये OTG रिंग है, ठीक है। ये किसने बनाया? NPCI तो रहेगा ही, लेकिन यहां भी पेमेंट की बात आएगी। साथ में एक स्टार्टअप है जिनका नाम है लिव क्विक। तो आपको पूछा जा सकता है जो OTG रिंग बनाया है वो कौन सा स्टार्टअप ने बनाया है NPCI के साथ मिलकर? तो इसका आंसर हो जाएगा लिव क्विक, ठीक है। नेक्स्ट आता है नासा का साइकी मिशन। तो नासा का साइकी मिशन क्या है? तो नासा मिशन भेजते रहते हैं। तो साइकी नाम का एक एस्ट्रॉयड है, साइकी 16 साइकी। तो इसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या करना चाहते हैं ये? एस्ट्रॉयड कंपोजिशन, जियोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब स्टडी करना चाहते हैं। क्यों स्टडी करना चाहते हैं? क्योंकि जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं उसका स्टडी करके अर्थ के बारे में जानकारी और मिलती है, अर्थ के ओरिजिन के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि अर्थ हो या एस्ट्रॉइड हो, ये सब एक ही साथ बने हैं, सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो अगर हमें ओरिजिन ऑफ एस्ट्रॉइड के बारे में पता चलेगा तो ओरिजिन ऑफ आवर अर्थ के बारे में पता चलेगा। तो ये साइकी मिशन नासा का मिशन है, डिस्कवरी प्रोग्राम। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं भाई डिस्कवरी प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए। तो जो नासा का साइकी मिशन, तो वो एस्ट्रॉयड 16 साइकी पे गया था, एक एस्ट्रॉयड है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये नासा के एस्ट्रोनॉट है फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो ने 371 डेज आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताया। तो ये लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट है बाय एन US एस्ट्रोनॉट, किसी US एस्ट्रोनॉट के द्वारा इतिहास का सबसे लंबा स्पेस फ्लाइट जो है दैट इज फ्रैंक रूबियो ने किया था। सबसे ज्यादा समय US का किसी भी एस्ट्रोनॉट, सबसे ज्यादा समय बिताने वाले एस्ट्रोनॉट को हम मानते हैं फ्रैंक रूबियो, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद ब्राजील पे आते हैं हम लोग। ब्राजील में लोग कोकेन का एडिक्शन करते हैं। तो कोकेन का एडिक्शन करने वाला सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? ब्राजील है, ठीक है। तो लोग एडिक्टेड हो रहे हैं ब्राजील में। तो ब्राजील ने कहा कि इस एडिक्शन को दूर करने के लिए आपको एक वैक्सीन दी जाएगी जिसका नाम होगा कैलिक्स कोका। तो कैलिक्स कोका किससे रिलेटेड है? कोकेन एडिक्शन से। कौन से कंट्री ने बनाया? ब्राजील ने बनाया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग प्लेट्स पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, तो एक नया प्लेट पढ़ना पड़ेगा दैट इज पॉन्टस प्लेट। अभी देखना, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, ये आपका मलेशिया वाला पेनिनसुला है। तो इनके बीच में, और ये पूरा आपका सी है, सी वाला रीजन है, ये पूरा आपका पॉन्टस प्लेट है। इसका खोज किया गया, एक टेक्टोनिक प्लेट जो डिसअपियर्ड 20 मिलियन ईयर्स अगो, ये डिसअपियर हो जाता है। और ये डिस्कवरी की किसने? सुजाना वैन डी लागेमाट, एक बोर्नियो की जियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस नए
जो प्लेट है उसका आविष्कार किया। ठीक है, अब मलेरिया वैक्सीन पे आता है। तो WHO ने मलेरिया वैक्सीन, दूसरे मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 वैक्सीन, वो मलेरिया का सेकेंड वैक्सीन है जिसको क्वालिफाई कर दिया WHO ने। ठीक है, R21 सेकेंड वैक्सीन बनता है। पहला वैक्सीन क्या है? RTS वैक्सीन। ये दो वैक्सीन के बारे में बात की जिनको पहले तो पहला वैक्सीन कौन सा है? RTS, और दूसरा वैक्सीन सेकंड वैक्सीन इज R21। सीरम इंस्टीट्यूट इसको बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च किया सागर से सारांश विद्या शिक्षा समीक्षा सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है सागर से सारांश। किसका है ये? सागर से सारांश किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया? CBSE ने लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वल्कन 2020 प्रोजेक्ट पे। कौन से कंट्री का प्रोजेक्ट है? आप कहेंगे यूके का प्रोजेक्ट है, यूके ने बनाया है वल्कन 2020। क्या है एग्जैक्टली? ये सबसे पावरफुल लेजर है। ठीक है, इसकी कुछ खूबियां देखते हैं। विल हैव द मेन बीम विद द एनर्जी ऑफ 20 पीटावाट एनर्जी का आपका लेजर बना दिया इन्होंने। ठीक है, एंड 8 हाई एनर्जी बीम्स विद एन आउटपुट अप टू 20 किलो जूल्स। ठीक है, तो एक बेसिकली लेजर है, ध्यान में रखना है। यूके ने बनाया है। वल्कन प्रोजेक्ट लेजर का प्रोजेक्ट है, यूके ने बनाया है। दोनों चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, तो पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च करने का कोशिश किया, अबादील मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसका रेंज था 2200 किलोमीटर। और इंडिया के S-400 जो रशिया से इंडिया ने लिया है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया। ठीक है, तो इन्होंने पाकिस्तान में बनाया, तो समझ सकते हैं कितना अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अबादील के बारे में बात की हमने। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी in collaboration with scientists from Christian Medical College, Vellore have reported a method to convert human scale to pluripotent stem cells. ठीक है, स्किन सेल्स को स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। स्किन सेल्स है और स्टेम सेल्स की खासियत है कि वो कन्वर्ट हो जाती है किसी भी ऑर्गन में। तो ठीक है, तो स्किन सेल्स को आपके स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करने का एक मेथड ढूंढा। किसने ढूंढा? IIT गुवाहाटी और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन सबसे पहला सोलर मिशन है। ठीक है, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? PSLV C-57। कब लॉन्च हुआ? सितंबर 2 को। सितंबर 2 को लॉन्च हुआ आदित्य L1 मिशन, जो जाएगा सूरज के पास जाएगा। तो बिल्कुल सूरज में चला जाएगा कि नहीं? सूरज के पास एक L1 पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, विच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। द L1 पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। ठीक है, विच इज अ लोकेशन वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू लार्ज ऑब्जेक्ट कैंसल ईच अदर आउट। दो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनका कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इन दोनों का जो ग्रेविटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जीरो ग्रेविटेशन वाला पॉइंट होगा। तो इसी को आपका L1 पॉइंट बोल देते हैं या लैग्रेंज पॉइंट बोल देते हैं। तो इंडिया से ये वाला सैटेलाइट जाके यहीं पे स्थापित हो जाएगा L1 पॉइंट पे। तो ये है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, उसके बाद आपका CATL एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी। फुल फॉर्म इसका है कंटेम्पररी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। CATL याद रखिए। ठीक है, कौन से कंट्री का कंपनी है? चाइनीज कंपनी है। क्या किया इन्होंने? तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बैटरी मेकर, ये सब वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी मेकर है। उन्होंने बताया कि इन्होंने सुपर फास्ट चार्जिंग का एक बैटरी बनाया, बहुत सुपर फास्ट चार्जिंग करेगा। ठीक है भाई, कितना चार्जिंग करेगा? देखिए यहां लिखा भी है 400 किलोमीटर। भाई इस बैटरी को आप गाड़ी में लगाइए, 400 किलोमीटर भगाइए और केवल 10 मिनट चार्ज करना होगा। तो बहुत ज्यादा सुपर फास्ट चार्जिंग है, मतलब 10 मिनट के चार्जिंग में 400 किलोमीटर चल सकता है। तो ये है आपका CATL कंपनी जिसने सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग बैटरी बनाई है। ठीक है, ये न्यूज हो गया। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो अभी इंडिया ने मून के पोल पे एक सैटेलाइट भेजा। ठीक है, तो उसी पोलर का एक्सप्लोरेशन मिशन जिसका नाम होगा ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स मिशन है वो इसरो और जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा ये मिशन कंप्लीट किया जाएगा। ये मिशन कब कंप्लीट होना चाहिए? 2025 तक लॉन्च हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। किन दोनों का? तो दो चीज क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। ल्यूपेक्स मिशन क्या है? अब बोलोगे मून मिशन है। मून के पोलर मिशन, पोलर लूनर मिशन है। ठीक है, किसका है? इसरो का है और जापान का है। और कब स्टार्ट होगा?
2025 में स्टार्ट करने की बात चल रही है। ठीक है, अब नासा का एक और न्यूज देखिए, परसिवरेंस रोवर। तो नासा के एक परसिवरेंस रोवर है, ये देखिए फोटो में देख रहे होंगे, ये परसिवरेंस रोवर है। कहां पर है? ये मार्स में प्रेजेंट है। तो इन्होंने खुद से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया मार्स में जाकर। 122 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया इन्होंने। इट हैज प्रोड्यूस्ड 122 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ठीक है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि परसेवरेंस रोवर है, मार्स में था और उसने बनाया क्या? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये स्लिम मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मून। तो मून में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है जापान, तो जापान ने एक स्लिम लॉन्च किया। वो एक लैंडर है जो मून पे लैंड करेगा और 4 से 6 महीना लगेगा इसे मून पे लैंड करने के लिए। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इट विल बी द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन मून। और उसी के साथ ही इंडिया चौथा कंट्री था जो मून पे लैंड करता है, और जापान बन जाएगा 5वां कंट्री। तो अभी 4-6 महीना लगेगा लैंड करने के लिए तुमको। तो ये स्लिम मिशन किसका है? जापान का है। क्यों है? मून लैंडिंग के लिए। अगर ये हो जाता है तो आपका जापान विल बी द 5th कंट्री टू लैंड ऑन मून। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया CSIR का प्राइमा ET11। एक ई ट्रैक्टर है, इंडिजिनस ई ट्रैक्टर। ट्रैक्टर देखना है, 2 चीज है, एक तो ये इंडिजिनस है और एक तो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। ठीक है, तो इसको बनाया किसने? CMERI दुर्गापुर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो पता होना चाहिए दुर्गापुर में है। इसी ने बनाया है प्राइमा ET11। ET11 के आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे ये एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है इंडिजिनस। ठीक है, AI से ड्रिवन है और इट इज एन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ट्रैक्टर है तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इसरो ने एक डिवाइस लॉन्च किया जिसका नाम है नभमित्रा डिवाइस। एक नभमित्रा डिवाइस नींदकारा में अगस्त 26 में। ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है टू एनेबल्स टू मैसेजिंग सर्विसेज बिटवीन फिशिंग वेसल्स एंड ऑनशोर अथॉरिटीज। तो समंदर के अंदर ये फिशिंग बोट जा रही हैं, तो इस फिशिंग बोट से आपका कनेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ये डिवाइस लॉन्च किया गया है नभमित्रा। ठीक है, नींदकारा में। किसने बनाया? इसरो ने बनाया। तो 2 चीजें पता होनी चाहिए कि नभमित्रा डिवाइस किस लिए है। भाई कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कम्युनिकेट करेगी आपके जो फिशिंग एक्सपीडिशन पे गए हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हैदराबाद फर्म ग्रीन रोबोटिक्स अनवेल्स इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। तो 2 चीजें फिर सवाल आपसे पूछता है, इंद्रजाल क्या है? आप कहेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। किसने बनाया? हैदराबाद के एक फर्म ने बनाया जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। ठीक है, ये AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें पता है जेम्स वेब टेलीस्कोप एक है, तो वो फोटो लेता रहता है अलग अलग स्टार्स की। तो उसने एक स्टार जिसका नाम है एरेंडेल। एरेंडेल एक स्टार है, सबसे दूर अर्थ से सबसे दूर का स्टार ढूंढ के लाया है। कैप्चर्ड इमेज ऑफ मोस्ट डिस्टेंट स्टार। सबसे दूर अर्थ से सबसे दूर जो स्टार डिस्कवर किया गया वो है एरेंडेल। किसने डिस्कवर किया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया। ठीक है, ये 28 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है और सन से दुगना हॉट है। तो ये बात कर दी हमने एरेंडेल स्टार की जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ढूंढा। नेक्स्ट, अच्छा, जस्ट कास्ट यानी कि खुल के पूछो, एक चैटबॉट है। ठीक है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक चैटबॉट एनेबल किया गया। तो सबसे पहले क्यों एनेबल किया गया और किसने एनेबल किया? 2 चीजें पता होनी चाहिए। तो क्यों एनेबल किया? टू एड्रेस द क्रिटिकल नीड फॉर एक्यूरेट एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन ऑन, देखिए, सोशल इश्यूज, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज। तो इन इश्यूज के ऊपर चैटबॉट से आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है? तो MP गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और UNFPA। ठीक है, UNFPA और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आई गेस। नेक्स्ट इज वेनेडियम। वेनेडियम हमने टेल्टेटम देखा था, IIT रोपड़ ने ढूंढा था, अभी वेनेडियम आ गया। ये भी एक रेयर हार्ड
स्टील ब्लू मेटल है, ठीक है, ये मेटल है एक तरीके का, जिसका नाम है वेनेडियम। ये कहाँ ढूंढा गया? गल्फ ऑफ खंबात में, गुजरात में ढूंढा गया, ठीक है। टेल्टेटम कहाँ ढूंढा गया था? पंजाब में। वेनेडियम कहाँ ढूंढा गया? गुजरात में, ठीक है। ये किसने ढूंढा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये वेनेडियम मेटल ढूंढा गया गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये देख रहे होंगे, ये वुड है, ये वुडन स्ट्रक्चर पाया गया, वुड का स्ट्रक्चर पाया गया। और ये जो वुड है 4,76,000 ईयर्स ओल्ड है। इतना पुराना वुड मिला हमको। भाई वुड तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन ये वुड जमीन के अंदर धसा था और इंटैक्ट हमको मिलता है। 4 लाख साल पुराना एक वुड। तो इसका रिसर्च, इस पर रिसर्च करके कई सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। ओल्डेस्ट नोन वुडन स्ट्रक्चर इज अ कलम्बो स्ट्रक्चर विच वॉज डिस्कवर्ड एट कलम्बो फॉल्स। कलम्बो फॉल्स है, कहां पर है? जाम्बिया में। तो जाम्बिया में मिला ये आपका वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के लैरी बारहाम ने ढूंढा। तो ये बात हो गई, पता होना चाहिए कहां पे मिला, जाम्बिया में मिला, ठीक है। उसके बाद चाइना ने एक गाओफेन 1204 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की गई। तो गाओफेन सैटेलाइट किसने लॉन्च की? आप कहेंगे चाइना ने लॉन्च की है। गाओफेन क्या है? ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी देखिए इस रोबोट को देखिए, आप बैठा हुआ है यहाँ पे। तो एक रोबोट है ये, जिसका नाम है पाइबॉट, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट। देखिए एक तो ये ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाथ पैर मुंह बनाया है, मतलब ह्यूमन के ह्यूमन जैसा, ह्यूमन लाइक मूवमेंट है। तो ये जो है एक पायलट है, मतलब प्लेन उड़ाएगा ये, ठीक है। तो ये किसने बनाया? तो कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काएस्ट, इन्होंने ये रोबोट बनाया है पाइबॉट। तो ये बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और फ्लाइट जितनी भी चीजें हैं वो याद रखेगा, सारे इमरजेंसी प्रोटोकॉल, फ्लाइट चार्ट्स, ये सब ये याद रखेगा और हेल्प करेगा पायलट को फ्लाई करने में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, ये देखिए आईफोन। तो अच्छी बात ये है कि आईफोन में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है नाविक टेक्नोलॉजी। क्या है? तो ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंडिया का जीपीएस आप कह सकते हैं। तो ये आईफोन 15 में टेक्नोलॉजीज, जीपीएस टेक्नोलॉजीज अलग अलग यूज होंगे, ठीक है। तो वो ग्लोनास भी सपोर्ट करेगा, गैलीलियो, क्यूजेड एसएस, बाइट बीडाओ और नाविक हमारा इंडिया का है। तो इंडिया का जो सैटेलाइट है, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम भी आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 में यूज होगा, इंडिया का टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। अब ये नेविक के बारे में हम लोग को पता होगा, ये एक आपके 7 सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जिसकी मदद से इंडिया में प्रॉपर लोकेशन विद द एक्यूरेसी ऑफ 20 मीटर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो हमने देखा अभी बीच में न्यूज में निपा वायरस आया था। निपा वायरस कहां पे? केरला में। तो ये निपा वायरस के जो टेस्ट के लिए आईसीएमआर ने सैंक्शन किया है एक टेस्ट जिसका नाम है टूनैट टेस्ट। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, टूनैट टेस्ट किससे रिलेटेड है? तो टूनैट टेस्ट जो है निपा वायरस के डायग्नोसिस के लिए बना है, ठीक है। ये निपा वायरस कहां मिलता है? ठीक है, केरला। ये टूनैट टेस्ट किसने बनाया? आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। आई गेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो एक मत्स्य 600 एक मिशन है, ये देखिए मत्स्य 600 मिशन। इसमें ये गोल सा आपको दिख रहा होगा, स्फीयरिकल एक वेसल है जो पानी के अंदर 6000 मीटर तक चला जाएगा और एक्सप्लोर करेगा, और इसमें 3 लोग बैठ के जा सकते हैं नीचे। तो इससे कहेंगे मत्स्य 600। अच्छा, ये मत्स्य 600 बनाया किसने? तो बनाया है आपका एनआईओटी चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। किधर है? चेन्नई में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाया मत्स्य 6000। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ये सारी बातें हमको क्लियर होगी। तो क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा मत्स्य 600 क्या है? तो आप कहेंगे कि भाई एक वेसल है, कितने हजार मीटर किलोमीटर अंदर चला जाएगा? 6000 मीटर। किसने बनाया? एनआईओटी चेन्नई ने। किसके अंडर है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है आपका एनआईओटी। क्यों, क्या करेगा ये? डीप सी रिसोर्सेस जैसे मिनरल्स वगैरह ढूंढेगा, एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। उन्होंने क्या किया? बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मेयम विलेज,
ये मेन विलेज का आप फोटो देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत विलेज दिख रहा है हमें। इस विलेज का बायोडाइवर्सिटी एटलस बनाया है गोवा में लॉन्च किया गया बायोडाइवर्सिटी एटलस, मेयम विलेज। इंडिया का पहला विलेज एटलस है, किसी विलेज का बायोडाइवर्सिटी एटलस पहली बार बनाया जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। नेक्स्ट, नासा और स्पेस एक्स, चार एस्ट्रोनॉट्स को 4 कंट्रीज के भेजा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये 4 आपके दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, ठीक है। कौन कौन है? अच्छा, इसको बोला गया क्रू 7। तो क्रू 7 किससे रिलेटेड है भाई? नासा और स्पेस एक्स में आपका स्पेस मिशन है क्रू 7, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। तो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जैस्मिन मोकबेली और एंड्रियास मोगेनसन, ठीक है, सातोशी फुरुकावा और कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव, ये 4 एस्ट्रोनॉट है जो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आज का आखिरी न्यूज हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो है गूगल सेलिब्रेटेड 25th एनिवर्सरी ऑन 27 सितंबर 2023। अपना 25वां एनिवर्सरी मनाता है गूगल, और उस समय गूगल कुछ ऐसा मतलब इस तरीके का फोटो दिख रहा होगा गूगल में, ठीक है। सो हमने देखा कि गूगल, तो सवाल ये है कि गूगल ने अपना कौन सा एनिवर्सरी मनाया है, तो ये याद रखिएगा 25th एनिवर्सरी मनाया है सितंबर 27 को 2023। तो इसी साथ हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज यहाँ पे आज के कवर कर लिया। लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी पढ़ा था, ठीक है। अभी हम लोग फिजिक्स करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अबाउट यूनिट्स। तो यूनिट्स जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन। तो ऐसे यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार की यूनिट होता है, हमें पता है। एक होता है पहले फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं 7, देखेंगे कौन से होता है। जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए मीटर, उसके बाद किलोग्राम, आपको पता है मास मेजर करने के लिए, सेकेंड्स टाइम, एम्पियर बिजली करंट प्रोड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए मोल, और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कैंडेला। तो ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हम लोग पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका रेडियन, और दूसरा आपका आता है स्टेरिडियन। रेडियन मेजर करता है एंगल, सर्कल है, सर्कल का ये एंगल कितना होगा, 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी है। और स्टेरिडियन मेजर करता है सॉलिड एंगल, ये एक स्फीयर है। 3D में अगर आप देखेंगे स्फीयर है, तो स्फीयर में सॉलिड एंगल कुछ इस तरीके से होता है सेंटर से, ये आपका होता है सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं स्टेरिडियन, ठीक है। तो ये होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन्हीं से जो भी डिराइव्ड यूनिट्स है वो आते हैं, जैसे कि वेलोसिटी के एग्जांपल में दिया, वो मीटर पर सेकंड है, यानी कि मीटर और ये सेकंड, तो इन दोनों से डिराइव हुआ, तो ये आपके डिराइव्ड यूनिट्स होगा, ठीक है। तो अब यूनिट्स के बारे में एक और बात समझेंगे हम लोग। भाई यूनिट्स के दो बातें हो सकती है यूनिट्स की। एक हो सकता है इसका ये स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होता है, ये हमें मालूम है, और आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में इसका एक डायरेक्शन भी होता है। एग्जांपल पता होने चाहिए, जैसे कि मैग्नीट्यूड में आपका डिस्टेंस आपका स्केलर है, और इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली डिस्टेंस के अलावा वर्क, ठीक है, स्पीड, टाइम, पावर, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी बातें जो है वो स्केलर है। इसमें एग्जांपल आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आपका एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स एक वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो लगा देता है, जिससे पता चलता है कि एक वेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा टॉर्क टाउ से डिनोट करता है, तो एटसेट्रा, ऐसे और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। तो यूनिट्स या तो स्केलर होंगे या तो मतलब सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टाइम, जिसकी यूनिट है सेकंड,
तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपका स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। अब ये जो 7 फंडामेंटल जो हमारे यूनिट्स हैं आपके फिजिकल, उनकी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ देखेंगे हम लोग क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लेंथ की। लेंथ, अब किसी भी पॉइंट का जो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग क्या, मीटर में। तो एक मीटर स्केल होता है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए कई सारे स्केल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मीटर स्केल आपका बेसिकली 1 mm से लेके 100 मीटर तक आपका मेजर कर सकता है। तो ये मीटर स्केल है, ठीक है, ओके। तो अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो क्या करेंगे। तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करना होगा तो तरीका होता है जिसको वो यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। आया हुआ क्वेश्चन है, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। वैसे तो छोटा डिस्टेंस है तो स्केल को लिया और ऐसे नाप लिया जो भी हमारा डिस्टेंस है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल पे नहीं आता है। अच्छा, 1 mm है, राइट। 1 mm से कम 0.1 mm, इसको 10⁻⁻⁴ मीटर भी कह सकते हैं। तो इसको अगर हम मेजर करना चाहूं तो हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, VERNIER कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज यूज करते हैं हम क्या मेजर करने के लिए, अगर 0.01 mm है, ये अगर मुझे मेजर करना है तो हमें स्क्रू गेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 0.01 mm मतलब 10⁻⁻⁵ मीटर। तो ये कुछ बातें हमने देखी है लेंथ के बारे में, ठीक है। अब टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। भाई टाइम को अगर प्रॉपर मेजर करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक क्लॉक में कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, तो सीजियम का इस्तेमाल होता है। सीजियम एक प्रकार का पीरियोडिक वाइब्रेशन शो करता है इसका एटम। तो उसी पीरियोडिक वाइब्रेशन को मेजर करके हम लोग हमारा एटॉमिक क्लॉक बनाते हैं, ठीक है। इसकी भी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेंथ हो गया हमारा, टाइम हो गया हमारा। इसके बाद आपका मास, ठीक है। मास के बारे में बात करें तो वो भी आपका जो मास है वो आपके किसी भी तरीके से किसी टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता। चांद पे ले जाए या धरती पे रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मास हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो मास की अगर का यूनिट अगर हमें देखना है तो उसका जो वेट है, स्टैंडर्ड वेट्स यूज करते हैं हम लोग, कुछ स्टैंडर्ड वेट्स यूज करते हैं। जैसे बोल देते हैं ये एक वेट है, इसको हम लोग 1 ग्राम बोलेंगे, ठीक है। ये एक वेट है, इसको 1 kg बोलेंगे, और हर जगह ये सेम रहेगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स वेट्स बनाए गए और इनको कहां रखा गया, BIPM में। BIPM फुल फॉर्म देखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। आप मैच मत कराइएगा। BIPM मतलब पहले आई पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, तो BIPM है, ठीक है। अब इसका आप पूछेगा नहीं ऐसा क्यों है BIPM मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। इसमें ये स्टैंडर्ड वेट्स ऐसे रखे होते हैं। अब ये वाले वेट्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं, कहां पे रखे गए हैं, NPL, IPL नहीं, NPL, नेशनल फिजिक्स लैब, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में ये सारी चीजें रखी गई हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेंथ, मास और टाइम के बारे में हमने कुछ चर्चा करी है, ठीक है। अब आते हैं, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन में पूछता है तो आप परेशान हो सकते हैं। जैसे कि 1 माइल पूछ लेगा कि भैया कितना किलोमीटर है, पता होना चाहिए 1.6 किलोमीटर या 1.609 किलोमीटर, ठीक है। ये है आपका 1 माइल, तो 1.6 समझिए, याद रखने के लिए 1.6 किलोमीटर है 1 माइल, ठीक है। पहली बात हमको समझ में आई। उसके बाद एक और चीज पूछते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। वो कितना है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 इंच कितना है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है, ये भी पता होना चाहिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, तो ये भी आप लोगों को पता होना। 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होते हैं लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 1.852 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल में, ठीक है। ऑलराइट, तो अब कुछ और बातें देखते हैं।
अब हाँ, एक पार्सेक भी याद रख पता होना चाहिए। वन पार्सेक कितना है? वन पार्सेक इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 3 इंटू 10⁻16 मीटर समझ लीजिए आप। तो जिसको अगर लाइट ईयर में कन्वर्ट किया जाए तो दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर होता है वन पार्सेक। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना। एक माइल 1.6, 1 AU 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 इंच 2.54, नॉटिकल माइल 1.85, वन पार्सेक 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, ये सब आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए क्योंकि ये सब पूछता है। और अगर थोड़ा अगर टफ किया जाएगा तो क्या आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने इंच होता है? तो 1 फीट में आपके 12 इंचेस होता है। ठीक है, 1 फीट में 12 इंचेस होता है। तो एक यार्ड में होते हैं, एक यार्ड में 3 फीट होता है। ठीक है, तो 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस मिला के 1 फीट बनता है, और 3 फीट आपका मिला के बन जाता है 1 यार्ड। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो 1 फीट को अगर सेंटीमीटर में बताएंगे तो दैट इज 30.48 सेंटीमीटर। 1 फीट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, और 1 यार्ड अगर होगा तो वो 3 टाइम्स फीट इंटू 3 कर देंगे इसका। ठीक है, तो दैट विल बिकम 91.44 सेंटीमीटर। तो यार्ड, फीट और इंचेस ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा 1 मीटर में अगर आपसे कहे कि आपके कितने फीट होता है, तो 1 मीटर में होता है 3.281 फीट। ठीक है, 3 फीट मिला के 1 यार्ड बनता है, और 22 यार्ड की क्रिकेट पिच होती है। ठीक है, और 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं। ये भी हम लोगों को क्लियर है। ठीक बात है। अब ऑब्वियसली ये तो पता ही है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या? 10⁻⁻2 मीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर है। उसी तरीके से 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर है, और 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर है, और 1 माइक्रोमीटर तो हमको पता ही होना चाहिए। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। तो ये लेंथ के बारे में हमने सारी बातें यहाँ पे समझ ली हैं। अब हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं एरिया पे। ठीक है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एरिया वाले कॉन्सेप्ट में हमको पता होना चाहिए 1 एकड़ कितना होता है। 1 एकड़ में 4046.94, तो छोड़ दीजिए, मीटर स्क्वायर होता है। इतना मीटर स्क्वायर होता है अप्रोक्सीमेटली 1 एकड़ में। ठीक है, अभी ऐसे 2.5 एकड़ ले लिया हमने, तो बन जाता है 2.5 एकड़ इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज 2.5 एकड़। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे हेक्टेयर, ये हेक्टेयर है ना, तो ऐसा 100 हेक्टेयर कर दीजिए। 100 हेक्टेयर में होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 माइल स्क्वायर करेंगे, 1 माइल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात करी हमने एरिया की। तो ये एरिया की कुछ कुछ यूनिट्स हमें पता होना चाहिए, हेक्टेयर और सब कुछ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। टाइम बात करेंगे हम लोग टाइम की। तो टाइम में हमें पता है कि एक लीप ईयर में 366 डेज होता है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। 1 मंथ में आपके 30 डेज हो सकते हैं या 31 डेज हो सकते हैं। एक होता है 1 लूनर मंथ। 1 लूनर मंथ में 28 दिन होता है। तो 1 ईयर में भाई कितने डेज होते हैं? हम कह सकते हैं या तो 12 महीने होते हैं, या तो कह सकते हैं 13 लूनर मंथ प्लस 1 डे। 13 लूनर मंथ कितना होगा? 13 इंटू 28, जो कि होता है 364 प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो 365 डेज ऐसे कवर हो जाता है। तो ये टाइम की बात की हम लोगों ने। अच्छा, वेट्स की बात करते हैं। कुछ कुछ वेट्स हम लोगों को इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। तो हमने सुना होगा 1 आउंस। 1 आउंस ब्रिटिश सिस्टम है, उसमें कितने ग्राम होता है? तो 28.35, 28.35 आपके ग्राम्स होते हैं इन 1 आउंस। ठीक है, 1 पाउंड देख लीजिए उसमें कितना होता है। 1 पाउंड में होता है 16 आउंस। ठीक है, तो ये हो गया 16 आउंस इजिकल टू 1 पाउंड। और 1 केजी
1 kg कितना पाउंड होता है? 2.2 पाउंड होता है। 1 kg में 2.2 पाउंड है। और 1 क्विंटल में कितने की किलो है? ये तो आसान है, ये है 100 किलो, लेकिन ये भी पूछ सकता है 100 किलो, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम में, वॉल्यूम की बात करते हैं अभी। वॉल्यूम में बात करेंगे तो भैया 1 लीटर, 1 लीटर में होता है 1000 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। 1 गैलन, गैलन यूज करता है यूएस में, और नहीं यूके में गैलन यूज करता है, ठीक है। तो वो है आपका 3.785 लीटर। 3.785 लीटर। एक गैलन अगर आप दूध का पी जाए तो इसका मतलब है कि 4 लीटर के आसपास दूध पी गए हैं आप, ठीक है। 1 गैलन हो गया। एक होता है एक बैरल, हमने देखा होगा ऑयल, ऑयल का जो मतलब गिनती होती है, वेट होती है बैरल्स में, कितने बैरल। तो एक बैरल होता है 150.98 लीटर, यानी कि 151 लीटर समझ लेते हैं हम। एक बैरल इज इक्वल टू अबाउट 151 लीटर। तो एक गैलन में 3.85 लीटर है, एक बैरल में 150.98 लीटर है। और एक बैरल में आपके 42 यूएस गैलन है। यूएस गैलन एक और टर्म है। एक बैरल में 42 यूएस गैलन है, ठीक है। अच्छा, पूछते हैं व्हाट इज 1 मेट्रिक टन। वेट की बात करते हैं। 1 मेट्रिक टन कितना होता है? 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। एक मेट्रिक टन में होते हैं अबाउट 1000 केजी, ठीक है। ये हम लोगों को क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यूनिट्स के बारे में और कुछ बात करते हैं, प्रॉपर बात करते हैं। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम बता दिया जाएगा और कहेंगे कि उसका यूनिट बताइए, और 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इन चारों में से बताइए यूनिट कौन सा है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को पता होने चाहिए फिजिकल क्वांटिटी, जिनका यूनिट भी पता होना चाहिए हमें। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एनर्जी डेंसिटी की। तो भैया एनर्जी होता है जूल, जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा क्या? एनर्जी डेंसिटी, आसान है। नेक्स्ट, अभी एनर्जी, अब सरफेस डेंसिटी की बात करते हैं, सॉरी सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। सरफेस एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा भाई? सरफेस एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी, जूल पर केजी सरफेस एनर्जी, ठीक है। फिर आता है प्रेशर एनर्जी। भाई प्रेशर एनर्जी क्या होता है? पास्कल तो होता है प्रेशर का, प्रेशर इनटू मीटर क्यूब, ये हो जाएगा प्रेशर एनर्जी का यूनिट, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स। भाई इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। बहुत आसान है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्पेसिफिक हीट को क्या बोलते हैं, का यूनिट क्या है? जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केजी केल्विन है, ठीक है। लेटेंट हीट होता है जूल पर केजी, और हीट कैपेसिटी होता है जूल पर केल्विन, ठीक है। इस तरीके से याद रख लीजिए। हीट स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट के यूनिट हम लोगों ने देखे, ठीक है। उसके बाद डाइपोल। डाइपोल का यूनिट होता है कूलम मीटर। कैसे पता चला भाई? डाइपोल क्या होता है? एक जो यूनिट चार्ज है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो चार्ज और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंट आ जाता है। चार्ज को करते हैं हम लोग कूलम से और डिस्टेंस को मीटर से, कूलम इंटू मीटर हो गया ऑटोमेटिकली। इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी की। उससे पहले बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सरफेस टेंशन को हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर से तो फोर्स आ जाता है। सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इंटू एल इज अ फोर्स। ऐसे याद रखता हूं मैं तो भाई, सिग्मा आपका न्यूटन पर मीटर है और लेंथ आपका मीटर है, तो सिग्मा तो ऑटोमेटिकली फोर्स आ जाता है। सिग्मा का यूनिट हमें पता चल गया न्यूटन पर मीटर, ऐसा याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर एनर्जी हो गया, इंपल्स हो गया, ठीक है। सरफेस टेंशन हो गया। हीट फ्लक्स देखते हैं अभी। हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज हीट फ्लक्स, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की। डायनामिक
विस्कोसिटी इज पास्कल सेकेंड, ये तो चलो अभी डिराइव करेंगे हम। पास्कल सेकेंड, अभी इसको ऐसे याद रख लीजिए। अब अगला होता है रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी वो है वॉट पर स्टेरिडियन। वॉट पर स्टेरिडियन, स्टेरिडियन पता सॉलिड एंगल का होता है, कितने वॉट पर सॉलिड एंगल गिरता है, दैट इज रेडिएशन इंटेंसिटी। तो दैट इसका यूनिट होता है वॉट पर स्टेरिडियन। ठीक है, ये भी हो गया आपका रेडिएशन इंटेंसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इज वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है ना, चलो इसको डिराइव करते हैं। कुछ कुछ चीज मतलब याद ना रखना पड़े, डायरेक्ट हम लोगों को फॉर्मूला अगर पता है तो भी हम इसको बता सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो अभी कंसंट्रेशन देखिए, अभी बताएंगे उसका कुछ कुछ फॉर्मूलेस बताएंगे जिससे हम इसको प्रॉपर याद रख सकते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर मीटर क्यूब। मतलब हमने जैसे सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट कितने मोल का सॉल्ट है उसको मिलाया पानी, इतने लीटर का पानी है तो कितना अमाउंट अपॉन कितना लीटर, तो हो गया कंसंट्रेशन। मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी भाई एंट्रोपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा एस इजिकल टू, मतलब पता क्या होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं उनको पता होगा, इंजीनियर जो भी है, डेल्टा एस डी क्यू बाई डी टी होता है। तो डी क्यू को जूल से लिख सकते हैं और इसको केल्विन से लिखते हैं। तो एक तो जूल पर केल्विन तो होगा ही, लेकिन क्योंकि मोलर है तो जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर एंट्रोपी। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद होता है एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर। तो इसका याद सकते हैं ग्रे पर सेकेंड, ग्रे पर सेकेंड। एक्सपोजर मतलब एक्सरे का कितना एक्सपोजर है और गामा रेज का कितना एक्सपोजर हुआ है, ये ग्रे पर सेकेंड मेजर होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इजिकल टू पास्कल, प्रेशर का होता है उसका इनवर्स। भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इज भाई डेल्टा वी बाई वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वो कितने प्रेशर को देने पर ऐसा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कट जाएगा, और ये प्रेशर है जिसका यूनिट होता है पास्कल। तो के का के जो कि कंप्रेसिबिलिटी है, के इज पास्कल इनवर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी, पास्कल इनवर्स। ठीक है, अब इलास्टिक कोएफिशिएंट, इलास्टिक कोएफिशिएंट, इलास्टिक कोएफिशिएंट इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक कोएफिशिएंट याद रखिए, इलास्टिक कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज क्या, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोल देते हैं। और ये स्ट्रेन, स्ट्रेन इज चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो आपका इलास्टिक कोएफिशिएंट का यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। तो इलास्टिक कोएफिशिएंट का पास्कल और कंप्रेसिबिलिटी का पास्कल इनवर्स। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इंपल्स का हमने देखा न्यूटन सेकंड होता है, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक होता है इंपल्स। इंपल्स हमने देखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इंटू सेकंड हो गया। एक होता है एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स ये भाई इंपल्स न्यूटन सेकंड है। अब इसमें क्या होगा, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, इनटू टाइम। ठीक है, एंगुलर इंपल्स में टॉर्क, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और इनटू टाइम सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड हो जाएगा एंगुलर इंपल्स का। तो आई होप इसे भी याद रखना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, देन वी कम टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसका यूनिट है, इसको भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ओम मीटर। कैसे करेंगे, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रो इंटू एल बाई ए। तो इसका यूनिट निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो ये तो मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मीटर उस तरफ चला जाएगा। रेजिस्टेंस का ओम है, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसे कहते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी हम लोगों ने अभी देखी, जूल पर केजी नहीं है, सॉरी, सरफेस एनर्जी जो है इस जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एनर्जी डेंसिटी कितना था, जूल पर मीटर क्यूब। सरफेस एनर्जी की बात अगर करें तो दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर। हाई होगी, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ और एक दो और देखेंगे हम लोग। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फैराडे पर मीटर, ये याद रखना पड़ेगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फैराडे पर मीटर। और एक होता है मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म इज हेनरी पर मीटर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मैग्नेटिज्म इस तरीके से दोनों एक ही जैसे दिखने में है, तो हमको ये भी याद रह जाएगा। ठीक है, अब एक और हमने देखा था विस्कोसिटी के बारे में बात की थी ना, विस्कोसिटी देख लेते हैं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला भी हम लोगों को आपको बताते हैं हम क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू, ये विस्कोसिटी ईटा से डिनोट करते हैं, ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसका यूनिट निकालें तो आ जाता है पास्कल सेकेंड। तो ये विस्कोसिटी का, क्योंकि भाई ये मीटर से, ठीक है, ये न्यूटन है, न्यूटन और ये नीचे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ गया तो काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, ये है मीटर पर सेकंड, ये है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो ये सेकंड, सेकंड पर सेकंड हो जाएगा, और ये सेकंड उठ के आगे चला जाएगा, तो पास्कल इंटू सेकंड बना देगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये विस्कोसिटी इज पास्कल इंटू सेकंड। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का हमने देख लिया क्या यूनिट होता है। ठीक है, तो एक चीज बस लास्ट बचती है हमारी। अच्छा, एक और है लीनियर एक्सपेंसिविटी। लीनियर एक्सपेंसिविटी, भाई लीनियर एक्सपेंसिविटी क्या होता है कि भाई कितना उसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंसिविटी, जिसको लेटर से अल्फा से डिनोट किया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, डिराइव कर लेते हैं भाई। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। भाई ये एल भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेकंड में, तो अल्फा क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। अगर आपको ये फॉर्मूला है पता होगा तो आप कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। जैसे 1 मीटर की लकड़ी है, उसको गर्म कर रहे हैं, या लोहा है उसको गर्म कर रहे हैं लेटर से 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 इंटू ये जो भी इसकी लेंथ होगी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू कितना टोटल लेंथ का इंक्रीज हो रहा है। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंसिविटी, जिसका होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना, क्योंकि इसमें केवल यूनिट याद रखना, याद रखने का तरीका थोड़ा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हमने एंट्रोपी पे देख लिया, ये सारी बातें देख ली हमने। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जरा देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है दैट इज जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये कैसे याद करें, तो ये बड़ा इजी है। तो जो फोर्स होता है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, m2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो f अपॉन m2, f होता क्या होता है, म्यू अपॉन 4 पाई इंटू m1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको, इसी को बोलते हैं b, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। f अपॉन m2 होता है, तो m2 इजिकल टू एफ अपॉन बी। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट m इजिकल टू यही जो आपका m निकला, m2 निकला, इसको अगर 2 इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 2l का तो आपका यूनिट बताइए, मीटर होगा, और ये m2 क्या हो जाएगा, f अपॉन बी। तो हाँ, तो ये f अपॉन बी हो जाएगा। तो f का यूनिट क्या है, न्यूटन, b का यूनिट है टेस्ला, तो यहां पे न्यूटन अपॉन टेस्ला लिख देंगे, न्यूटन अपॉन टेस्ला, और ये इंटू m हो जाएगा क्योंकि आगे ये 2l का तो m है, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है हमें पता है, जूल होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जूल अपॉन टेस्ला। ठीक है, थोड़ा सा मैं जानता हूं फास्ट जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो आई होप आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं पास जा रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ में ना आए तो ये गूगल सर्च कर सकते हैं, वो आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगा ये सारी बातें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे मूव ऑन करिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है और बहुत ज्यादा सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैकेनिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स। यूनिट्स की सारी कहानी हम लोगों ने खत्म कर दी, अब हम लोग मैकेनिक्स पे आते हैं। भाई मैकेनिक्स में भाई हमें पता है 3 लॉज होते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, बहुत तेजी से खत्म करेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, तो ये कहता है कि भाई कोई भी बॉडी जो मोशन में रहेगी, कोई बॉडी है रेस्ट में रहेगी जब तक कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ठीक है, आपको एग्जांपल पूछेगा, एग्जांपल्स, बस अचानक से रुक जाती है, बस स्टॉप्स सडनली, ये एग्जांपल क्या हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब बस अगर मान लो चल रही है ऐसा, बस आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, अचानक से रुक जाए
तो आपकी बॉडी चलती रहती है, आपकी बॉडी को पता नहीं है कि बस रुक गई है, तो आपकी बॉडी आगे चलती रहती है क्योंकि उसकी उसका इनर्शिया है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, ठीक है। इसके बहुत डिटेल में जा सकते हैं लेकिन नहीं जाना, हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है। बस अचानक से रुक जाए, बस अचानक, ये बस अभी चल रही है, ठीक है, अब ये बस चल रही है, अचानक से रुक जाए तो नहीं, सॉरी, अचानक से रुकी हुई बस, अचानक से रुकी हुई बस, आप यहाँ बैठे हैं, अच्छा अचानक से चल गई है, तो आप कैसे पीछे की तरफ धक्का लगता है आपको, क्योंकि आप रेस्ट पे हो, आप तो रेस्ट पे हो लेकिन बस आगे चल गई, तो आप पीछे की तरफ चले जाओगे। तो ये भी आपका लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ही होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड कहता है कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन भी होता है, फोर्स अपॉन एम इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा सेकंड लॉ होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, इस फोर्स कितने तेजी से आपका मोमेंटम चेंज हुआ, अगर बहुत तेजी से चेंज हुआ तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, अगर धीरे धीरे मोमेंटम चेंज हुआ तो आपको भाई क्या कहते हैं, कम फोर्स लगेगा। जैसे कि ये कैच आ रहा है, ये कैच आ रहा है, आपने अपने हाथ से पकड़ा है इसको, आपने अपने दोनों हाथ के बीच में ये बॉल को पकड़ लिया, तो ये एक अचानक से कोई वेलोसिटी थी, अचानक जीरो हो गई, तो ये वेलोसिटी अचानक से जीरो हो गई, जितने कम समय में होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसलिए हाथ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ लाते हैं ताकि ये जीरो होने में समय ज्यादा लगे। तो समय अगर ज्यादा लगेगा तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v1/0, और ये समय को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो टाइम को बढ़ाने के लिए हम लोग हाथ को पीछे लेते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट इज एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का भी एक लॉ होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसे हमारे पास एक बंदूक है, ठीक है, मैंने बंदूक से गोली चलाई तो गोली आगे की तरफ निकली, लेकिन एक रिएक्शन बंदूक को भी महसूस होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिकॉइल। ये एक आपके थर्ड लॉ का एग्जांपल है। तो एक्शन रिएक्शन का लॉ आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अब ये घूम घूम के आ रहे हैं हम लोग, ऐसे घूम के यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ये जो पूरा जो हमने कवर किया, ये इसे बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डी वेक्टर, जो कैपिटल डी से बताया, डिस्टेंस इज कैपिटल डी और ये डी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जीरो माना, जीरो से हम लोग +5 डिस्टेंस मूव किए तो डिस्प्लेसमेंट होगी +5, यही जीरो से उल्टी तरफ चले गया तो -5 हो जाता। तो इसलिए नेगेटिव भी पॉसिबल है, इसमें केवल पॉजिटिव ही पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली स्केलर है, ये आपका वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी होता है कि भाई किस डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये मैटर करता है। डिस्प्लेसमेंट में ऐसा मैटर नहीं करता। तो ये बात हो गई। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। स्पीड है कि भाई ये पूरा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा, ठीक है। ये स्पीड अगर कंटिन्यूअस हो, जैसे हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चालू किया और चलता रहा 20 से ही, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म में कभी 20, कभी 30, कभी 40, अलग अलग स्पीड से हम लोग अलग अलग टाइम पे, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यहाँ पे 30 से या 40 से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होता है अगर सेम स्पीड रहेगा पूरे ड्यूरेशन में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब होगा, जब अलग अलग स्पीड होगा अलग अलग आपके पॉइंट पे, तो नॉन यूनिफॉर्म जब स्पीड होता है तब इसको मेजर करने के लिए हम लोग एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है कि टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया हमने, ठीक है, टोटल लेटर से 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर को हमने 2 घंटे में कवर किया। हो सकता है बीच में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड होंगे, लेकिन पूरा एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 100 अपॉन टाइम 2, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हो गया स्पीड। वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये भी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर होगा। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी की कहानी है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारी चीजें हो सकती हैं। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी
एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम dv by dt, तो ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। उसके बाद मोशन के कुछ फॉर्मूले दिए हैं हमारे न्यूटन साहब ने। एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और आखिरी फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। इसमें v क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? a इज द एक्सेलरेशन। t इज टाइम। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी लेटर से 2 है, फाइनल वेलोसिटी 5 है, और एक्सेलरेशन है 0.5 का, तो हम पता कर सकते हैं कितने टाइम में 2 से 5 हुआ। आसान है। और अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी लेटर से 2 है, एक्सेलरेशन 1 is 0.5 है, टाइम लेटर से 10 सेकेंड है, तो हम पता कर सकते हैं कितना डिस्टेंस ने कवर किया। फॉर्मूले में रख देंगे। अगर आपका एक्सेलरेशन 2 है और डिस्टेंस कवर किया 10, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं हम लोग। और ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth टाइम। जैसे इनिशियल वेलोसिटी 2 है, एक्सेलरेशन है 2 है, और एक्सेलरेशन 2 है, हम चाहते हैं कि ये 6 सेकेंड में, मतलब 5 सेकंड में यहां पर पहुंच गया, तो अगले सेकंड 6 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ ग्रेविटी का कंसेप्ट आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई एक बॉल, इसको ऊपर थ्रो किया हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगा, लेटर से 10 है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके तो रुकना ही है ना इसे, फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो ऐसे केस में जब हम लोग हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, ऊपर फेंका हमने, ऊपर फेंका, तो अभी इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, धरती से नीचे खींचती है ना, तो एक्सेलरेशन बराबर g हो जाएगा, जो कि होता है 9.8। ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव g रखेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे खींच रहा है ना, डिसलेरेशन है। वही ऊपर से जब नीचे आ रहा होगा, तो इस पे ग्रेविटी क्या करेगी? सेम डायरेक्शन में आज कर काम करेगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि अगर बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो जो g है, जो आपका एक्सेलरेशन है, इन फॉर्मूले में जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, वो रखेंगे हम लोग g के बराबर। ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव जी, और अगर नीचे फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव जी। तो ये पता होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अप मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है नेगेटिव, और नीचे फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाता है पॉजिटिव। ये कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, फिर आता है अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फ्रिक्शन। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, तो इसके पीछे एक ऑपोजिट एक फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स 4 प्रकार के हो सकता है भाई। देखो, स्टैटिक हो सकता है, दूसरा होता है रोलिंग, और तीसरा होता है स्लाइडिंग, और चौथा होता है फ्लूइड। ठीक है, हमें हमेशा पता होना चाहिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है सबसे कम होता है, लीस्ट। ठीक है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे बॉडी यहां पर है, इसको हम अभी मूव नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत फोर्स लगाया, लेटर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो भी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ऑपोजिट में भी 2 न्यूटन लगा रहा होगा, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जब बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तब भी फ्रिक्शन लग रहा होता है, उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक। अब ये बॉडी है, हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, अभी मूव करने लग गया, 10 न्यूटन मूव करने लग गया, पीछे 3 न्यूटन का फोर्स दे रहा है। तो ये जो 3 न्यूटन का फोर्स है, ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब ये स्क्वायर ना होके एक बॉल हो जाता, बॉल अगर आप इस तरीके से रोल कर देते हैं, तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो ये हो जाता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आपने एक बॉल को उठा के यहाँ पे फेंका, तो बॉल जब पानी के अंदर था, तो भी एक फोर्स लग रहा होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स, जिसे बोलते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। तो 4 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ये सारी बातें हमको समझ में आनी चाहिए। फ्रिक्शन के फायदे नुकसान पता होने चाहिए भाई। देखिए, ऐसा है कि फ्रिक्शन फायदेमंद भी है। कब? हम अगर चल ना पाते, अगर फ्रिक्शन ना होता तो। कार को हम लोग ड्राइव करते हैं बहुत अच्छे से, तो कार को ड्राइव ना कर पाते अगर फ्रिक्शन ना होता तो। रोलर स्केटिंग करते हैं हम लोग, तो रोलर स्केटिंग भी नहीं हो पाती अगर फ्रिक्शन ना होता तो। हाथ को हम, अभी सर्दी का समय है, ठीक है, काफी सर्दी लग रही होगी, हाथ को आप इस तरीके से एक साथ रब करें, तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। ये हीट भी प्रोड्यूस ना हो रही होती अगर फ्रिक्शन ना होता तो फ्रिक्शन के कई नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं। नुकसान देख क्या है? नुकसान ये है कि दो ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन होता है, तो ये इनका वेयर एंड टियर होता है, वेयर एंड टियर होता है, जिसको रोकने के लिए हमको ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है, ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क है, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई अगर एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और ये 2 मीटर खिसक गया, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो 10 जूल, इसका यूनिट क्या हो गया? जूल। 10 जूल इज द वर्क डन, ठीक है। तो एक्चुअली में वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, इसलिए थीटा अगर 90 है तो कोई भी वर्क नहीं होता। अब मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फोर्स ऐसे लगाया, ये ऐसे मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर मूव करे, इसका अगर मोशन परपेंडिकुलर हो रहा होगा, तो कोई भी वर्क नहीं होगा इस फोर्स के लिए, क्योंकि ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ और मूवमेंट कर रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो कोई भी आप समझ लीजिए वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, तो इसका एक एग्जांपल है, समझ सकते हैं कि मतलब अगर एक व्यक्ति मतलब अपने सर पे एक वेट रख के ऊपर की तरफ मूव करे, तो व्यक्ति कितना वर्क कर रहा है? व्यक्ति कोई वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि व्यक्ति का वर्क इस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, ये ऊपर की डायरेक्शन में, तो कोई भी वर्क नहीं होता। यानी कि जो आपका फोर्स, कोई फोर्स अगर आप सामने लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो कोई भी आपका वर्क नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि आप खड़े हो जाओ दीवार के सामने और दीवार को धक्का दीजिए, तो आप लेटर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दीवार मूव किया क्या? दीवार कोई मूवमेंट नहीं किया, जीरो मूवमेंट है, तो वर्क भी आपका जीरो हो गया, भले ही आप कितना थक जा रहे हो। आपने इतना हमने धक्का दिया लेकिन मूव नहीं किया, तो कुछ तो वर्क होना चाहिए। इतना थक गए हम लोग, तो आपके थकावट से कोई लेना देना नहीं है, आपने काम किया क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, उससे मैटर करता है। तो वर्क दो केस में जीरो होता है, या तो भाई डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, या तो आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। दोनों केस में आपका वर्क जीरो होता है। इस चीजों को पूछता है, ठीक है। यूनिट पूछता है, जूल है, और फॉर्मूला तो आपको पता ही है वो, ठीक है। अब ये तो होता है वर्क। अच्छा, वर्क, कभी भी वर्क करने की तो कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं एनर्जी। वर्क करने की कैपेसिटी को बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। यूनिट इसका भी जूल ही होता है, ठीक है। एनर्जी दो प्रकार की होती है भाई। एनर्जी में हम लोगों ने बात करी सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। मैकेनिकल एनर्जी बना होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, यानी कि एक कोई मास है, इसको उठा के हम लोग एक हाइट पे ले जाते हैं। एक हाइट पे जब हम ले जाते हैं तो ये h हो जाता है और m हो जाता है, g होता है, ठीक है। तो ये mgh इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। दिस इज नाउ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू mv²। एक मास है m, वो आपका 2 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, तो मास हाफ इंटू मास इंटू 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या? मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया एनर्जी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पावर पे, ठीक है। पावर पे आता है। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वॉट। इसका पावर का यूनिट होता है वॉट, और इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, पावर, एक 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746, ठीक है। अभी इस पावर पर दोबारा हम लोग बात करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं, ठीक है।